अच्छा शाहज़ेब, आपका करियर अब रिवाइटलाइज्ड हो गया है। मोइन खान ने आपको स्पॉट करके ही इज़ ब्रॉट यू बैक इनटू द सिस्टम। देखिए, जो चीज़ मैंने अपने चाइल्डहुड में मिस की थी ना, कॉन्फिडेंस मिलना, क्रिकेट खेल के कॉन्फिडेंस जो मुझे नहीं मिल सका था, तो वो उस ड्यूरेशन में मोइन भाई के साथ मेरा तकरीबन 1 साल, डेढ़ साल ऐसा गुज़रा कि मैं उनसे बाकायदा मेरे समझिए सेशंस होते थे उनके साथ। कौन सा कंपटीशन था आपका उस वर्ल्ड कप के अंदर? हु वाज़ यासिर शाह। एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पंच आउट करना, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में खेलना, यू परफॉर्म्ड एट द टॉप लेवल। लेकिन मैं मोइन भाई की इसको मैं ग्रेटनेस को मतलब कभी नहीं भूलता कि दुबई से उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने जब कॉल पिक किया, मैं प्लास्टर करवा के जा रहा था घर, तो उन्होंने पूछा, "क्या हुआ है तुम्हें?" ना और आपको समझ आ रहा था? या आप ये जो आपके साथ हो रहा था उस मोमेंट में, जो श्रीलंका के होटल में आपको इतना तकलीफ हो रहा था, कुड यू अंडरस्टैंड व्हाई? या आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था? अच्छा, वो चीज़ ये शुरू हुई कासिम भाई वहाँ पे मेरे साथ ही मेंटली ब्रेकडाउन मेरा वहाँ हुआ है श्रीलंका के टूर। मैं लिटरली मुझे वहाँ पे जब ये चीज़ स्ट्राइक हुई है ना फर्स्ट आफ्टर 2 ओडीआईज़, तो मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे डर लगने लग गया था। लिटरली इतना डर कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे उस टूर पे। आपको सेफ भी होने चाहिए सिस्टम के अंदर। अगर आप एक अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, आप अपने टीममेट्स के साथ हो, आपके पास कोचेस भी है, मैनेजर्स भी है। ये रीज़न मुझे दिया गया कि तुम डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर। मतलब मुझ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस रख दी थी उस साल जब मैं 2010 के वर्ल्ड कप के बाद आया कि मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, मेरी प्लेइंग किट, उस पे कोई मुझे क्रिंकल नज़र ना आए, कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं दिखे। अच्छा शाहजेब, आपका करियर अब रिवाइटलाइज्ड हो गया है। मोइन खान ने आपको स्पॉट करके ही इज ब्रॉट यू बैक इनटू द सिस्टम। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा आप अपना जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल, जब मोइन भाई ने जब मुझे रेड बुल के कैंप में देखा, वहाँ से फिर ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। और उनकी सपोर्ट ऐसी थी कि उन्होंने एक मेंटोर की तरह फिर मेरे साथ काम स्टार्ट किया। इनफैक्ट बुला के काउंसलिंग करना, बैठ के बात करना। देखिए, जो चीज़ मैंने अपने चाइल्डहुड में मिस की थी ना, कॉन्फिडेंस मिलना, क्रिकेट खेल के कॉन्फिडेंस जो मुझे नहीं मिल सका था, तो वो उस ड्यूरेशन में मोइन भाई के साथ मेरा तकरीबन 1 साल, डेढ़ साल ऐसा गुज़रा कि मैं उनसे बाकायदा मेरे समझिए सेशंस होते थे उनके साथ, जिसमें वो बिठा के मुझे कि कैसे एक एलीट प्लेयर अपने आप को रखता है, कैसे आपने अपने आप को कैरी करना होता है। तो ये उनकी तरफ से काफ़ी गाइडेंस मुझे मिली, काफ़ी चीज़ें मिली जिसकी वज़ह से फिर मुझे थोड़ा-सा फ़ील आने लगा कि येस आई एम समथिंग, मुझ में भी कुछ है। और मैं कभी ज़िंदगी में मेरा वो फ़ील नहीं था। मैंने 2 वर्ल्ड कप्स खेल लिए, पाकिस्तान 19 की इतनी सीरीज़ खेली, सब कुछ किया, फर्स्ट क्लास भी खेल गया था। लेकिन वो एक होता है ना प्लेयर वाला फ़ील आना कि यार येस आई एम समथिंग, मुझ में वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल कोई टैलेंट है, वो मेरे पापा के अलावा कोई नहीं बोलता था। तो मोइन भाई थे, जिन्होंने आके दोबारा से वो चीज़ मतलब मुझे एक रियलाइज़ करवाई। और उस चीज़ के बाद जैसे मैंने बताया कि मैं जब फर्स्ट क्लास खेला और डोमेस्टिक सीज़न खेला, वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मैं खेला। और एक पर्सनली एज़ अ प्लेयर अगर एक फीलिंग जैसे होती है आपकी, मुझे लगता था मैं मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं उस लेवल पे मतलब पहुँच चुका था जस्ट बिकॉज़ उन्होंने जिस तरह से मुझे बिठा के उन्होंने कोई मुझे प्रैक्टिसेज़ नहीं करवाई, नेट्स पे लेके नहीं गए, उन्होंने मेरे स्किल पे कोई काम नहीं किया, उन्होंने सारा मेरे हिसाब से जो काम किया था, वो मुझे कॉन्फिडेंस देना, माइंड के ऊपर काम करना, मेरा माइंड मेकिंग की थी, जो मेरा बिलीव नहीं था उसको चेंज किया। इसका फ़ायदा भी बहुत देखा मैंने, लेकिन इसका नुकसान भी मुझे नज़र आया। जब वो पोज़ीशन से हटे, जैसे वो लेकिन वो टाइम में आपने क्या अचीव किया? मैंने फर्स्ट क्लास कंसिस्टेंट खेली फ्रॉम कराची। आई गॉट मैनी विकेट्स, अच्छी परफॉर्मेंसेस वनडे में, टी20 में, फर्स्ट क्लास में। फिर पाकिस्तान ए के लिए मेरी सिलेक्शन हुई फर्स्ट फर्स्ट टाइम 2014 में, व्हेन कीनिया वाज टूरिंग पाकिस्तान। उसमें मैं गया वहाँ पे, आई गॉट 13 विकेट्स इन 4 मैचेस। और देन उसके बाद मैं आया, फिर पेंटेंगुलर में मेरा नाम आया। पेंटेंगुलर जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि मेरे लिए मतलब पेंटेंगुलर तो पाकिस्तान जैसा था मेरे लिए, इतना मुश्किल था जो मैं देखता था। तो पेंटेंगुलर में नाम आया, वहाँ खेला। उसके बाद फिर मेरा आगे एक और पाकिस्तान ए की सीरीज़ आई। इनफैक्ट मुझे याद है कि 2015 के वर्ल्ड कप में भी मेरा कंसिडरेशन चल रहा था। अच्छा। और उस वक़्त मोइन भाई चीफ सिलेक्टर थे। सो या ही ट्राइड। कौन सा कंपटीशन था आपका उस वर्ल्ड कप के अंदर? हु वाज यासिर शाह। यासिर शाह? यासिर शाह वाज़ देयर। और काफ़ी मोइन भाई की सपोर्ट उससे पहले ही से थी, लेकिन उससे पहले एक अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग सीज़न जब मेरा पाकिस्तान डेब्यू होने जा रहा था न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट इन 2014 दुबई में,
तो ड्यूरिंग फर्स्ट क्लास मैच मेरा थंब फ्रैक्चर हुआ कॉटन बोल्ट पकड़ते हुए अगेंस्ट ZTBL। तो वहाँ से वो चीज़ मेरा वो रुक गया एक जो है ना क्या कहते हैं मोमेंटम जो मोमेंटम था। मोमेंटम नहीं कहूँगा, लेकिन वो मैचेस खेलना बंद हो गया समझ लें। लेकिन मैं मोइन भाई की इसको मैं ग्रेटनेस को मतलब कभी नहीं भूलता कि दुबई से उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैंने जब कॉल पिक किया, मैं प्लास्टर करवा के जा रहा था घर, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है तुम्हें ना? मैंने बताया मोइन भाई इस तरह से मेरा थंब फ्रैक्चर हुआ है और वो, तो कह रहे हैं बस परेशान नहीं होना है, तुमने जहाँ छोड़ा था ना वहीं से स्टार्ट करना है दोबारा आके। और बाकी मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तुम्हारी परफ़ॉर्मेंसेज़ बड़ी मतलब बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह तुम खेलोगे पाकिस्तान। बस तुमने ऐसे ही लगे रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने कहा ठीक है। देन मुझे याद है कि मैं फर्स्ट क्लास में जब वो 4 मैचेस के गैप, इट वाज़ अ लॉन्ग गैप, जब एक फ़ॉर्म में बंदा चल रहा होता है, शुरू के 3 मैचेस तक मैं खेला था, मैं टॉप पे था पूरे फर्स्ट क्लास में। और जब वहाँ से मेरी इंजरी हुई एंड देन व्हेन आई केम बैक, और मैंने आते ही पहली इनिंग में मेरी बॉलिंग नहीं आई थी क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने ऊपर से आउट कर दिए थे, तो सेकंड इनिंग में मेरी बॉलिंग आई, मोहम्मद अकरम वाज़ देयर एज़ अ मैच ऑब्जर्वर। तो उस मैच की सेकंड इनिंग्स में मैंने फिर 5 आउट किए, जो मेरा कमबैक था, जिस पे तौसीफ भाई ने आफ्टर द मैच ये अनाउंसमेंट की कि ये एक ड्रीम कमबैक होता है किसी भी बॉलर के लिए कि एकदम से ब्रेक। वो किसके खिलाफ? मुल्तान रीजन के अगेंस्ट इन मुल्तान स्टेडियम में ही मैच था। तो और वो प्योरली फास्ट बॉलर्स का पिच था। तो वहाँ पे भी मैंने 5 आउट किया अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इकॉनमी के साथ, और एंड देन हम पाकिस्तान मतलब वापस कराची आए। कराची में रिमेनिंग मैचेस जो थे हमारे, उसमें फिर मुझे एक ही मैच मिला था कराची आने के बाद, जो कि हमारा था वर्सेस पेशावर। उस मैच में मुझे याद है मैंने पहली इनिंग में 6 आउट किए थे, बहुत जल्दी, मतलब क्योंकि रिदम इतना अच्छा लगा हुआ था, कॉन्फिडेंस इतना हाई हुआ हुआ था। उसपे मैंने 6 आउट किए, फिर दूसरी इनिंग में मैंने 8 आउट किए थे। तो या आई गॉट 14 विकेट्स इन अ मैच अगेंस्ट पेशावर। तो वो ज़बरदस्त मेरा मैच था। फिर उसके बाद उसी दिन टीम अनाउंस हुई पाकिस्तान ए की, तो मेरा नाम आया था पाकिस्तान ए के लिए, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। औ कौन सा टूर था वो? वो जो होम सीरीज़ होनी थी हमारी कीनिया के साथ। तो देन आई वेंट देयर, वो सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त गुज़री। फिर हमारे आगे वो जो मैंने बताया कि वनडे कप आ गया, नेशनल वनडे कप, देन वेटरन्स ट्रॉफी ग्रेड 2 खेली मैंने, उसमें भी टॉप बॉलर बेस्ट बॉलर हुआ टूर्नामेंट का। एंड देन उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी थी, तो वो उसमें क्योंकि बहुत आपका नाम चल रहा था? बहुत चला, मतलब ऐसा था कि मुझे याद है मैं वो पेंटेंगुलर के जब मैच खेल रहा था, एहसन रज़ा जो अंपायर है हमारे, मैं उनके साथ स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहा था, वो मुझे कहते हैं कि हमने ड्रीम टीम अंपायर से ली गई अभी, कि आप अच्छा। डोमेस्टिक कवर करते हो तो आपको कौन से बॉलर्स नज़र आए? अब वो तो कह रहे हैं जो पैनल था उसमें से मतलब एक्सेप्ट फॉर फ्यू, सब ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया फॉर द वर्ल्ड कप टीम। तो वो मुझे खुद बता रहे थे ना, तो मैं बड़ा मतलब फिर ऐसी चीज़ें जब सुनता है ना कासिम भाई कोई अपने बारे में, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आपको कि येस आई एम लाइक उतना उतना मुझ में भी एबिलिटी है कि मैं इतने बड़े लेवल पे, वरना ऑनेस्टली बताऊँ, ये मोइन भाई वाले टाइम से पहले मैंने होप छोड़ दी थी, जो सच्ची बात है। जिस तरह से मेरा अंडर 19 का फेज़ गुज़रा, खेला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने खिलाया। लेकिन मुझे होप, क्योंकि देखिए कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि एक होती है सपोर्ट कि आपको सिस्टम में अंदर जाने के लिए भी ना मतलब बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी। मैं एक छोटी-सी बात करना चाहूँगा, मुझे याद है मैं जब अंडर 19 का सेकंड वर्ल्ड कप खेल के आया था, हमारे कराची के सिलेक्टर थे। नेशनल स्टेडियम पे कराची का नेट हो रहा था, मेरे पास कार थी उस वक़्त। तो मैं कार लेके आफ्टर द प्रैक्टिस मैं घर के लिए जा रहा था, तो नेक्स्ट मैच मुझे ड्रॉप कर दिया गया कराची से। रीज़न क्या था कि तुम गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हुए लेके गए उधर से। या ये रीज़न मुझे दिया गया कि तुम डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर। मतलब मुझ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस रख दी थी उस साल, जब मैं 2010 के वर्ल्ड कप के बाद आया, कि मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, मेरी प्लेइंग किट, उसपे कोई मुझे क्रिंकल नज़र ना आए, कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं दिखे, प्योर व्हाइट किट, धुली हुई, आयरन हुई भी चाहिए, प्लस आपकी बियर्ड नहीं होनी चाहिए, आप क्लीन शेव रखोगे, आपके हेयर कट 9 बजे अच्छा, के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। क्लीन शेव का भी था? या मतलब ये मुझ पे ही था सारा कुछ, जो मैंने उस वक़्त देखा था। हमारे सिलेक्टर जो थे कराची के, उन्होंने ये चीज़ मुझ पे ही डाल दी, और जी मुझे आफ्टर द मीटिंग बोला गया कि हमने तुम्हारे पीछे बंदे छोड़े हुए हैं, जो तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तुम रात में कहाँ-कहाँ घूमते हो। और जबकि मैंने आपको मेंशन किया, मेरे पापा मुझे अलाउ ही नहीं करते थे। तो मैं आई वाज़ शॉक्ड कि भाई आपने कहाँ देख लिया मुझे? मैं तो घर पे होता हूँ रात में। तो कहते हैं जी 9 बजे के बाद जो तुम आउटिंग पे होते हो वो सब पता है हमें। तो मतलब मुझे तो इस तरीके से ट्रॉमाटाइज़ किया गया, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ आपके ऊपर? लेटर ऑन देखें कासिम भाई, फिर जब मैं ये सीरीज़ में नाम आया, एक श्रीलंका की हमारी सीरीज़ थी, पाकिस्तान ए की। वो मेरे लिए समझ लें मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। मोइन भाई जब तक थे, जो सच बात बोलूँगा, मोइन भाई जब तक थे तो कोई करीब नहीं आ सकता था, चाह के भी नहीं करीब आ पा रहा था। मेरी क्रिकेट को रोक नहीं पा रहे थे, और वो अल्लाह पाक ने परफ़ॉर्मेंसेज़ ऐसी खुली करवाई उस साल, क्योंकि कुछ होने नहीं दिया जा रहा था, तो कुछ हो भी नहीं पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वाज़ परफ़ेक्ट, हर चीज़ बहुत स्मूथली और अच्छे तरीके से चल रही थी।
लेकिन वहाँ पे आपको याद होगा वो मोइन भाई का साथ थोड़ा सा इशू हुआ वर्ल्ड कप के टूर पे, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड देन वो क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट से कोई उनका वो नहीं था। उसके बाद मैंने जो चीज़ें देखी ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से टूट पड़ना किसी के ऊपर, चारों तरफ से, कि मैं उस पाकिस्तान ए टूर पे परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट होके गया था, किसी ने बोला नहीं था। मेरा टेस्ट टीम में भी नाम था, मेरा ओडीआई टीम में भी नाम था। मैंने पहला ओडीआई खेला, परफॉर्मेंस नहीं हुई अच्छी। लेकिन उस एक ओडीआई के बाद जो चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, बिकॉज़ देखिए जो ग्राउंड के अंदर सपोर्ट होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैप्टन भी आपका ही खड़ा हुआ है, वाइस कैप्टन भी आपका ही खड़ा हुआ है, उसके बावजूद आपको सुनने को मिल रही हो ना वहाँ पे, या आपको उस तरह से सपोर्ट ना मिल रही हो, क्योंकि मैं जब अब मुझे दूसरे रीजन के प्लेयर या दूसरे रीजन का एक टेस्ट प्लेयर आके बोल रहा है, यार तेरे अपने लड़के तुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते? मतलब मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन बात खुली बताऊँगा कि मतलब तुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते? वो साफ नज़र आ रहा है कि तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, अंदर तुझे डाँटी जा रहा है, तुझे बोली जा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे बताएँ ना। मैंने फिर कोच से भी बात की इस बारे में, उन्होंने भी सुना, क्या लेकिन कहा आपने कोच को? मैंने कहा कि इस तरह से है तो मैं थोड़ा-सा ना, मतलब मुझे नर्वसनेस हो रही है और थोड़ा-सा घबराहट हो रही है खेलने में। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूँगा ये वो, लेकिन वो चीज़ चेंज नहीं हुई। इनफैक्ट कोच ने बात की भी थी उस चीज़ के ऊपर, और उन सीनियर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस टूर पे उनको बहुत ज़्यादा डाँटा भी गया था चीज़ों को लेके, नॉर्मल जनरल मेरी बात को नहीं मैं कर रहा। तो वो चीज़ फिर आगे मैं एक टेस्ट मैच खेला वहाँ पे। अच्छा वो चीज़ ये शुरू हुई कासिम भाई वहाँ पे मेरे साथ, ये मेंटली ब्रेकडाउन मेरा वहाँ हुआ है श्रीलंका के टूर पे। मैं लिटरली मुझे वहाँ पे जब ये चीज़ स्ट्राइक हुई है ना फर्स्ट आफ्टर 2 ओडीआईज़, तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मुझे डर लगने लग गया था। लिटरली इतना डर कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे उस टूर पे। मतलब आई आई स्टिल रिमेंबर हम लोग हिल्टन अपार्टमेंट्स में रह रहे थे कोलंबो में, एंड आई वाज़ एट 16th फ्लोर। तो मुझे ये भी हुआ, मैंने रात में उठ के 4-4 बजे अम्मी को कॉलें की हैं कि अम्मी मुझे डर लग रहा है, अम्मी मुझे डर लग रहा है, अम्मी मुझे जबकि मैं मैच नहीं खेल रहा, बट मुझे सफोकेशन फील हो रही थी वहाँ पे। मुझे बस ऐसा था कि मैं भागूँ यहाँ से, निकलो इस मॉल से। मतलब मेरे लिए इतना सफोकेट कर और दिया गया आपके था। पास you never had anybody to approach or speak to? पहले तो मैं इसको खुद ही आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा था, मुझे हो क्या रहा है? ये मेरे साथ हो क्यों रहा है? फिर आपको पता है कि थोड़ा-सा देसी मेंटालिटी जो होती है कि जादू हो गया तुम पे किसी ने तावीज़ करवा दिया है, या तुम्हारे साथ ये हो गया, वो हो गया, तो जाते हो आप, क्योंकि जब आप एजुकेटेड नहीं होते, आपको इतना यहाँ पर मेरे ख्याल से शाहज़ेब इन पाकिस्तान इज़ अ एन इशू कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ को नहीं कोई सीरियस मांगता लेते, नहीं है। नहीं सीरियस लेते। ये हकीकत बात है कासिम भाई, बहुत प्लेयर अफेक्ट हुआ हुआ है इससे, बहुत ज़्यादा। हमने पाकिस्तान टीम में भी देखा, उसके अलावा लोकल्स में बहुत हैं। लेकिन बात वही है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। अगर और आप घर से भी दूर हो। घर से भी दूर हो, किस तरह से हेल्प मिले? अब घर वालों को भी इतनी अवेयरनेस तो नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसके साथ? पापा भी गुस्सा करते थे, हिम्मत करो, लेकिन बात वही है, उस मोमेंट में हिम्मत नहीं आ रही होती है आप में। मैंने अपने लेटर करियर में ये तक देखा है कि मतलब मेरा सुबह मैच है ना अगर डोमेस्टिक का, उसके बाद जो मुझे थोड़े बहुत मौके मिले, तो रात में मुझे 102 टेम्परेचर था, डर से, खेलने के खौफ से मुझे इतना टेम्परेचर हुआ। तो कैसे हाथों में पसीना, बिल्कुल, हाथ एंग्जायटी। एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स आना, और बस तो जब सुबह कमरा से निकलने का टाइम हो रहा था, कैसे कैसे महसूस फील कर रहे थे आप? महसूस तो ऐसा ही था कि बस यार किसी तरह दिन गुज़ार के आ जाओ, बस ये ख़त्म हो मैं घर जाऊँ। बस ये होता था घर भाग जाऊँ, घर भाग जाऊँ। और ये जो मैंने उसके बाद फर्स्ट क्लास सीज़न खेला था, इनफैक्ट 2015 में ये शुरू हुआ। देन मैं इंग्लैंड गया, वहाँ थोड़ा-सा बेहतर ही फ़ील हुई मुझे, क्योंकि वहाँ कोई था नहीं ऐसी, ना वहाँ कोई पूछने वाला, ना कोई देखने, मतलब कि कोई परफ़ॉर्मेंस को फ़ॉलो नहीं कर रहा। मैं अपने क्लब के लिए खेलता था, अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहा था इन 16 व्हेन आई वेंट टू बोल्टन। तो जब मैं बोल्टन गया, अपनी लास्ट जो मैंने लीग खेला इंग्लैंड सीज़न, उसमें ज़बरदस्त, मतलब उसमें भी थोड़ा-सा ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी, एंग्ज़ायटी होती थी। ज़रा-सी बुरी बॉल होती थी ना, मुझे एकदम से वही पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाते थे ड्यूरिंग बॉलिंग। और ख़ैर वो वहाँ पे चीज़ थोड़ा-सा कंट्रोल्ड रही, फिर मिड ऑफ सीज़न में जाके ये चीज़ नॉर्मल होना शुरू हुई, वापस से मैं अपने रिदम में आना शुरू हुआ, फिर मैंने आउट करना शुरू कर दिया वहाँ पे भी ज़बरदस्त, 5-5, 6-6 विकेटें मिलना वहाँ भी स्टार्ट हो गई थी। एंड देन व्हेन आई केम बैक, और मेरा नाम जैसे मैंने बताया कि टी20 में कराची से मुझे पिक नहीं किया गया था, तो मुझे अहमद शहजाद ने अप्रोच किया कि यार यहाँ से आके लाहौर से खेलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ रिप्लेसमेंट लेने की, मेरे पास लेग स्पिनर कोई नहीं है, तो तुम खेलो आके। तो आई वाज़ और फ़खर ज़मान का ही मेरे पास मैसेज आया था कि अहमद शहजाद इज़ आस्किंग फॉर योर नंबर। मैंने ठीक है। तो अहमद ने वहाँ पे कोशिश की मुझे रीजन टी20 खिलाने की, जहाँ पे उसामा मीर और सईद अजमल कराची की टीम से सिलेक्टेड थे। उनको पिक किया गया था ड्राफ्ट्स में। और फिर मैंने आके पेशावर से एज़ अ गेस्ट खेला फर्स्ट क्लास मैच। पहला फर्स्ट क्लास मैच था, और मैंने उसमें पहले मैच में जब अ
पहली इनिंग में 3 आउट किए, दूसरी इनिंग में मैंने 5 आउट किए अगेंस्ट एचपीएल। शावर स्टेडियम में मैच था फर्स्ट क्लास का। देन वेरी नेक्स्ट मैच जो था वो साइड मैच था हमारा। वहाँ गया, वहाँ फिर से एक इनिंग में बॉलिंग आई, वहाँ भी 5 आउट किए। वहाँ से वापस आया तो आई वाज़ वेरी श्योर कि मुझे पाकिस्तान टीम में अब कॉल आ जाएगी। जब साइड मैच में 5 आउट करके आते हो तो आपकी डेफिनिटली अगेंस्ट साइड मैच में वेस्ट किसके खिलाफ? इंडीज़ वेस्ट कौन इंडीज़ कौन खेल रहा था वेस्ट इंडीज के वेस्ट लिए? इंडीज़ की फुल फ्लैश टीम थी जिसमें ब्राथवेट था, ओपनर जो है उनका, उसके अलावा रॉस्टन चेज़ था और उसके अलावा शे होप था, जेसन होल्डर वाज़ देयर। किसको आउट किया आपने? मैंने उसमें ब्राथवेट जो ओपनर आता है उसको आउट किया एक, और उसके अलावा मैंने रॉस्टन चेज़ को आउट किया, शे होप को आउट किया, शेन डॉरिच को आउट किया, जेसन होल्डर को आउट किया। ये मैंने बैट्समैन आउट बिग किए थे। प्लेयर्स। या दे ऑल आर बिग प्लेयर्स। तो वापस जब मैं आया ना तो उसमें अच्छा वहाँ मैच में भी यही जो मेरा एंग्जायटी एंड पैनिक अटैक्स वाला साइड मैच मैंने कैसे खेला है, मैं वही आपको पता है जब एक चीज़ ये चीज़ आपके साथ जुड़ जाती है ना, जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ के हील ना करो ना, ये बार-बार स्ट्राइक करती है आपके अंदर। तो मैं इतना अंडर प्रेशर था उस मैच में भी, लेकिन वहाँ पे हमारे जो कोच थे हाजी भाई शाहिद अनवर, ही इज़ फ्रॉम सियालकोट। उन्होंने जिस तरह से मुझे लाइक वहाँ पे ट्रीट किया, मैं इनफैक्ट वहाँ भी डर रहा था मैं। मैंने उनसे खुल के वहाँ बात की थी कि हाजी भाई मुझे डर लग रहा है। मैंने खुल के नहीं बताया क्योंकि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे कहीं भी नहीं मिला। जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, 2 लोगों से मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी जिनको मैं बहुत अपना करीबी समझता था, उन दोनों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। तो मैंने फिर उसके बाद हाजी भाई से भी खुल के बात नहीं की, बट मैंने कहा कि थोड़ा-सा मुझे ना मैं फ़ील ऐसा कर रहा हूँ। तो वो मुझे अकेले वॉक करते हुए पिच पे ले गए बॉलिंग से पहले और उन्होंने समझाया मुझे, कहा कि भाई देखिए तेरी ज़िंदगी का समझ आखिरी मैच है। तू उसको लास्ट मैच समझ के खेल। अब तू देख लास्ट मैच अच्छा खेलेगा ना तो तेरी ज़िंदगी में आगे तुझे मौका नहीं मिला, तुझे एक सैटिस्फैक्शन रहेगी कि भाई मैंने अपने आखिरी मैच में 100% किया। बेशक मैंने आउट किया, छक्के उन्होंने कहा छक्के खा स्टैंड्स में खा छक्के, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन दिल खोल के खेल ले एक मैच बस मेरे कहने पे। उन्होंने इस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस दिया, तुझे बॉलिंग से कोई नहीं हटाएगा, तू जस्ट बॉलिंग कर जाके। और उस मैच में मैं अहमद शहजाद को भी बहुत कंट्रीब्यूट मतलब उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी इस परफॉर्मेंस के अंदर, बिकॉज़ मुझे याद है मैच से पहले जो उस मैच में हमारे कैप्टन थे वो थोड़ा मेरे साथ वही श्रीलंका टूर से मेरे साथ उनके मसले शुरू हुए थे। वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ नेगेटिव तरीके का एक एटीट्यूड होना, बात-बात पे डाँटना और वो करना, ये बहुत रहा है मेरे साथ। मतलब श्रीलंका टूर जो मैंने आपको बताया उसपे मैंने मुझसे अपने अ, ट्राउज़र, शर्टें भी सुखवाई गई हैं उठा के कि जी ये बाहर डाल के आओ धूप में जाके। ये मेरे कपड़े उठाओ बाहर डालो जाके धूप में, ये तक हुआ है। तो मैं वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस एक्चुअल में जो गया है ना सारा श्रीलंका टूर पे बहुत डिस्ट्रॉय हो गया था मैं, बिकॉज़ वहाँ जब मोइन भाई हटे हैं ना तो उसके बाद तो लोगों ने लिटरली ऐसा लगा कि अपने-अपने ग्रजेस निकालना शुरू कर दिए हैं। क्रिकेट को साइड पे कर दिया और जी वहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है, बॉलिंग तो आती नहीं है करनी इसको, ये तक सुने कमेंट्स मैंने। तोड़ने का कोशिश कर रहे थे आपको मेंटली, यही, और मैं ब्रेकिंग था इट, नहीं स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग यू एग्ज़ैक्टली। डाउन, बुलिंग एंड आल्सो गेटिंग इनसाइड योर हेड। एग्जैक्टली फिर आप जब इतना परफॉर्म कंसिस्टेंट करते हुए आ रहे होते हो और एकदम से इतना बड़ा ब्रेक आ जाए और आपसे बॉल भी ना गिर रहा हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन वैसी होने लगती है कि यार मेरी रेपुटेशन का क्या। और उस वक्त मेरे माइंड में जो सबसे देखिए मेन चीज़ थी वो क्या थी, अब मोइन भाई नहीं अब क्या होगा, कौन मुझे लुक आफ्टर अब करेगा? कैसे खेलूंगा मैं, अब तो मैं गया, मेरा तो ये आखिरी है बस, ये आखिरी मेरा मौका है, मेरे ख्याल से अब मुझे मौका नहीं मिलता अगर मैंने कुछ नहीं किया तो, क्योंकि उस वक्त तो मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था तो मैं अब क्या रही हूँ। खैर श्रीलंका में मेरे बहुत बुरे हाल थे, मैं वहाँ से वापस आया, यहाँ पे आके मैंने फिर समझा, पापा से मैंने अपने इस चीज़ को डिस्कस किया, वो मुझे बेचारे घंटों-घंटों तक लेके ग्राउंड में गए, प्रैक्टिसेस देखी, उन्होंने मुझे बार-बार एक ही बात बोली, "बेटा मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा, सब सही है, तुम बस पापा को भी अपनी।" समझ समझ नहीं नहीं थी था पापा कि को, एग्ज़ैक्टली, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस मेंटली यू वर गोइंग थ्रू। एग्ज़ैक्टली उनको भी आइडिया नहीं था, वो बस टेक्निकली मुझे देख रहे थे कि बॉलिंग तो और सही कर रहे आपको हो। समझ आ रहा था, या आप जो आपके साथ हो रहा था उस मोमेंट में, जो श्रीलंका के होटल में आपको इतना तकलीफ हो रहा था, कुड यू अंडरस्टैंड व्हाई, या आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था? नहीं समझ आई मुझे, ना मेरा किसी के साथ इतना ज़्यादा वो था कि मैं किसी को जाके बताऊँ और वो मुझे वहाँ पे हेल्प मिले इस चीज़ को लेके। तो मैं बिल्कुल बस खामोश था उस टूर में, टाइम गुज़ार रहा था एंड में। फिर एक दफ़ा मुझे मैं जिस मैच में मुझे खिलाया गया अकरम भाई ने बुला के पूछा कि भई क्या हुआ? बहुत डाउन डाउन लग रहे हो। मैंने कहा अम्मी की याद आ रही है। जो बात है उसमें अम्मा ही याद आ रही थी मुझे तो, कि बस मम्मी के पास पहुँच जाऊँ किसी तरह ना उड़ के। तो मैंने कहा अम्मी, कह सेफ्टी, रहे हैं हाँ, आप चाहते थे कि सेफ्टी आप एग्ज़ैक्टली। अपने पास सेफ ट्रस्ट वाला जगह में जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, अपने फादर के पास जाओ, और जब आप उस टाइम क्रिकेट खेल रहे थे, यू आर नॉट फीलिंग सेफ, नॉर वेयर यू सेफ। या एग्जैक्टली मतलब इस तरह से था कि मैं मुझे हर तरफ थ्रेट नज़र आ रहा था कि मैं किसी के साथ भी, मतलब मैं लिटरली बचना शुरू हो गया था कासिम भाई, ना मैं किसी के साथ
ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे इनफैक्ट शान हो गया, इमाद हो गया, उमर अमीन हो गया, ये ज़बरदस्ती ले लेके जाते थे, भाई चलो हमारे साथ खाने पे चलते हैं, बाहर चलते हैं। ये के दोस्त थे मेरे बचपन के, तो इन्होंने बड़ा मुझे वो किया, लेकिन इनसे भी मैंने खुल के बात नहीं की जो बात है, बिकॉज़ मुझे आइडिया ही नहीं था कि पहले तो खुद इंसान को पता होना चाहिए मेरे साथ हो क्या रहा आपके साथ ऑलरेडी बुरा हो चुका था ना, तो अगर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश करेंगे किसी से बात करने, इतना डीप इमोशंस के बारे में, और आपको वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर आप और भी यू विल गेट इवन मोर लॉक्ड अप, यू विल नॉट रिलीज़ जो आपकी फीलिंग्स है, क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं था किसी के साथ। यही बात है, ट्रस्ट नहीं था और मेरा ट्रस्ट उस मोमेंट पे सिर्फ़ एक बंदे पे था, मेरी माँ पे था, कि क्योंकि वो ही समझेंगी और फ़ोन पे भी वही समझती थी। वो मेरी बात घंटों-घंटों सुनती थी। मैं उनको रात में 3 बजे उठ के कॉल करता था कि अम्मी मुझे डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही। तो कहती थी बस कि बेटा तुम अपनी नमाज़ पढ़ो, नफ़िल पढ़ो, दुआ करो और किसी ऐसी-वैसी जगह नहीं जाना। फिर वही हुआ जो माँओं की एक वो होती है कि तुम किसी जगह तुम परफ्यूम बहुत यूज़ करते हो, तुम लगा के गए होगे तो कोई जिन आ गया होगा, ये हो गया होगा। मैंने कहा अम्मी जो भी हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं लिटरली रोता भी था बैठ के और डेफ़िनेटली जब कुछ नहीं होता तो अल्लाह पाक याद आते हैं आपको। जब माँ भी करीब नहीं हो, बाप भी करीब ना, फैमिली ना हो तो आपको फिर अल्लाह पाक ही आखिरी एक वन एंड ओनली ऑप्शन है आपके पास कि जिनसे आप कम्युनिकेट करो। तो मैं फिर पूरी-पूरी रात ये किसी को नहीं बताऊँगी चीज़ें। मैं उस पूरे श्रीलंका टूर पे मैं रात भर सही नहीं सो पाता था, मैं जागता रहता था। मेरे रूममेट सो रहे होते थे इनफैक्ट, बट मैं जागता रहता था, क्योंकि मुझे मेरा दिमाग ही नहीं सोता था। मुझे बस यही टेंशन थी, हर टाइम हार्ट बीट तेज़। बीच में ऐसा हुआ कि मैं वापस आया, फिर मेरे पापा ने बहुत हेल्प की मुझे। हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए, उन्होंने कुछ मुझे मेडिकेशन भी दी। वो मेडिसिन्स लेके जब मैं मैच खेलने गया तो वो उन्होंने मुझे कोई हार्ट बीट कंट्रोल करने की मेडिसिन दी, सॉर्ट ऑफ। मैंने वो खाई, उससे मेरा बीपी जैसे लो नहीं हो जाता, वो मेरी बॉडी में कंट्रोल ही फ़ील ना हो मुझे, और मेरा और ज़्यादा वाइब्रेशन बॉडी में स्टार्ट हो गई। मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मेरा इतना सीवियर वो मसला हुआ कि मैं जब वो मेडिसिन यूज़ की हुई थी और मैं मैच खेल रहा था, तो मैंने जब बैक फुट लैंडिंग होती है ना बॉल करते हुए, तो मेरा नी कोलैप्स कर गया उसके अंदर। वो तो फ्रंट नी, तो जो मेरा लेफ्ट नी जो ऑपरेट हुआ था वो तो अलग था। राइट नी का भी एसीएल में ना जो वो आ गया इसके अंदर उस बॉलिंग के टाइम पे, क्योंकि मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं थी, मुझसे अपनी बॉडी ही नहीं कंट्रोल हो पा रही थी। हर टाइम मतलब ठंडे पसीने आते रहना और इस तरह की एंग्जायटी होते रहना। पर मैच इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि किसी ने अगर लोकल मैच के लिए बुला लिया, यार मैच खेलने तो आ जाओ, मैं बचता था, मैं नहीं जाता था। मुझे एम्बैरेसमेंट होके जाऊँगा, जब मुझसे बॉल ही नहीं होगा, बस मेरा यही हो गया था टोटल। मैं 2-3 साल ऐसे ही रहा बिल्कुल ही। 1 साल मुझे याद है मैंने लॉक कर लिया था अपने आप को घर में, मैं नहीं निकला जब मेरी क्रिकेट बंद हुई। 1 साल मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी जाते हुए। मतलब मुझे याद है श्रीलंका टूर से जब मैं वापस आया था और सरफराज का वलीमा था यहाँ पे, सरफराज अहमद का, तो उसने इनवाइट किया था और मेरा क्लबमेट भी था। तो मैंने किसी से डिस्कस मोइन भाई से किया था, मोइन भाई ये परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ वहाँ, सब लोग मिलेंगे पूछेंगे परफॉर्मेंसेस का। कह रहे हैं तो क्या हो गया, क्रिकेटर। उन्होंने फिर मुझे ये बात बोली, क्रिकेटर की भाई लाइफ में 12 महीने में से 7 महीने रोना है और 4 महीने हंसना है, तो इसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करो, जस्ट कम। तो फिर मैं वहाँ पे वलीमे में गया और इस तरह से मतलब ये चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस मैंने की। और उस वक़्त तक भी मुझे नहीं आइडिया था कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है, उस वक़्त भी वही चीज़ चल रही थी। साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उसने कहा जी कुछ भी नहीं, दवाई लो सेट हो जाएगा। मैंने बड़े सेशंस भी लिए, वो भी लिया, लेकिन कोई मेरी उस एक्चुअल फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था शायद उस टाइम पे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो टाइम गुज़रता गया, टाइम ज़ाया भी होता गया, मुझे पता नहीं और ऐसा नहीं हुआ कासिम में मैंने मेहनत नहीं की। उस टाइम पे शायद मैंने अपने बचपन से ज़्यादा मेहनत कर ली। मैं सुबह जाता था 10 बजे, कभी छोटे भाई को ले जा रहा हूँ, कभी पापा को ले जा रहा हूँ, जिसके पास फ्री टाइम है उसको ले गया और शाम तक 5-5, 6-6 बजे तक वहाँ लगा रहता था मैं। देखिए, मेरे ख़्याल से आपका स्किल सेट का इश्यू नहीं था उस टाइम। यू वर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, यू वर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आई थिंक, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि वो जो मैंने श्रीलंका का एक का टूर बताया ना, उस चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज की है पूरी। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा बिलीव सब कुछ मतलब होता है ना कि डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ बातें ऐसी सुन लेना, वो सुन लेना, क्योंकि एक देखिए बचपन से जैसे मैंने आपको बताया मैं हमेशा साइडलाइन रहा हूँ। परफॉर्मेंसेस की जो बड़े और मेरे हिसाब से काइंड हार्टेड लोग थे ना, उन्होंने ही सपोर्ट किया था मुझे, जिनमें मैंने मुदस्सिर भाई का नाम लिया, जिनमें मैंने इकबाल भाई का नाम लिया है। तो ये लोग थे जिन्होंने जूनियर लेवल पे मुझे बहुत सपोर्ट किया था और उसी वजह से शायद मैं कंटिन्यू कर सका 5 साल तक पाकिस्तान 19 के लिए, लेकिन उसके बाद में बहुत साइडलाइन कर दिया गया एकदम से। और फिर जब मोइन भाई का वो टाइम मैंने देखा 2-3 साल का, तो मुझे एक होप हो गई थी कि यार अब मैं खेल जाऊँगा। लेकिन जब रास्ता बनते-बनते एकदम से मोइन भाई भी साइड पे हुए ना, तो फिर जो लोगों का बिहेवियर चेंज होते हुए मैंने देखा। कि मतलब मैंने तो बहुत चीज़ें सुनी है ड्यूरिंग फर्स्ट क्लास मैच, मुझे बातें सुनने को मिलती थी कि हाँ भाई आ गया है,
उसका उसका पंटर आ गया, उसका बच्चा आ गया, ये आ गया। ये मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस में सुनी है बातें खड़े होके। मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे ऑपोजिट जो अगेंस्ट खेल रहे होते थे वो इस तरह की बातें पीछे से कर रहे होते थे। तो मुझे दुःख होता था सुन के कि यार किस तरह के लोग हैं? भाई आप भी तो किसी के पंटर हो, ऐसी थोड़ी खेल रहे हो। अपने टीममेट्स। अपने ही शहर के लोग ये बातें कर रहे हैं पीछे से खड़े होके, तो आप क्या मतलब आपके माइंड में चीज़ जाएगी? लेकिन उस वक़्त तक मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा था बिकॉज़ आई न्यू कि भाई पीछे है कोई बैठा हुआ, जो ये सब नहीं होने मतलब इनके बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं जैसे ही वहाँ मोइन भाई साइडलाइन मतलब साइड पे होते हैं, रिज़ाइन करते हैं, उसके बाद एकदम से वो पूरा समझ लें कि वो उठ के में ना एक सर पे बैठ गया क्या चीज़। हर गलती नज़र आ रही है, पॉज़िटिविटी मुझ में कोई बची नहीं थी लोगों के अकॉर्डिंग। तो उस चीज़ ने मुझे ऐसा कर दिया ना मैं सो सकता था। मैं दिन में रात में रोता रहता था बैठ के कि यार मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आता और क्रिकेट के अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने क्रिकेट छोड़ने का उस वक़्त डिसीज़न लिया था कि मैं छोड़ दूँगा। फिर मैंने बीच में इसी तरह आरएलसीए पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था अकेडमी के ग्राउंड पे। तो एक आरिश अली खान हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उनकी एक टीम थी आरएमसीसी जहाँ से साइम अय्यूब खेला, माद आलम, उमर बिन यूसुफ ये वो, अज़ीम रफ़ीक, उसामा मीर सब खेलते थे वहाँ से जब कराची में होते थे। तो उसी टीम से आरिश ने मुझे अप्रोच किया कि शाज़िब भाई खेलेंगे हमारे यहाँ से? मैंने कहा यार देख लो, खिला लो। वो भी अंडर कॉन्फिडेंट था, नहीं था कॉन्फिडेंस मुझे। मैंने ठीक है। वहाँ पे मुझे अज़ीम रफ़ीक से मेरा इंटरैक्शन होता है उन मैचेज़ के अंदर। Now you're talking about Azim Rafiq, played for Yorkshire, spoke out against racism, and went through a lot in his career. ट्रू। तो अज़ीम उन मैचेज़ में मुझे अच्छा अज़ीम से भी मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया था। ही ऑब्ज़र्व्ड, ही केम टू मी एंड ही सेड "शाज़िब भाई 2 मिनट बात करेंगे मेरे साथ आके?" मैंने कहा, "हाँ।" कह रहा, "कोई मसला वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं?" तो कह रहा, "खुल के बताएँ मुझे, मैं आपको शायद शायद हेल्प कर सकूँ।" मैंने फिर उसको खुल के बैठ के 1 डेढ़ घंटा बताया, "भाई मेरे साथ ये हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ।" फिर उसने मुझे आदिल रशीद के एग्ज़ाम्पल्स दिए। उसने मुझे अपने एग्ज़ाम्पल्स दिए कि भाई जब मैं साइड मैच खेल रहा था इंडिया में, तो मेरी बॉल कीपर के सर के ऊपर से गई है। बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग द सेम वे। मैं भी वैसे ही फ़ील कर रहा था जैसे आप फ़ील कर रहे हो इस वक़्त। तो इसमें करना कुछ नहीं है। उसने फिर छोटे-छोटे तरीके बताए मुझे। फिर उसने कहा कुछ थोड़ी-सी रीडिंग स्टार्ट करें अबाउट दिस। जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि करना किस तरह से इस चीज़ को मैंने हैंडल। तो यकीन करें वो जो 2 साल मैंने आरएमसीसी से खेले हैं ना, उस चीज़ ने मेरा वो कॉन्फिडेंस वापस से मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ पहुँचा दिया था, लेकिन बहुत बेहतर किया। थोड़ा समझ आ गया था आपको। समझ आया था कि आपने फ़ोकस एग्ज़ैक्टली करना क्या है, सोचना किस चीज़ को नहीं है। ये चीज़ पहले समझ नहीं आ रही थी। पहले मैं नेगेटिव ज़्यादा जो है ना सुनने की कोशिश करता था। कौन नेगेटिव बात ज़्यादा कर रहा है मेरे बारे में, मैं उसको ज़्यादा कोशिश करता था सुनूँ। लेकिन फिर मैंने नेगेटिव बातों को बिल्कुल साइड करना शुरू किया, पॉज़िटिव सिर्फ़ अपने बारे में। और फिर उसने अज़ीम ने कहा मेन चीज़ क्या है कि आपको अपना सराउंडिंग चेंज करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। उसने कहा सबसे पहले अपने जो सर्कल है ना उसको चेंज करें। आपने क्रिकेटर्स के साथ और क्रिकेट की बातें नहीं करनी आफ्टर द फील्ड। जो बात है फील्ड के अंदर, फील्ड से बाहर जाओ, देन इट्स योर लाइफ। अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिली के बारे में बात करें, अपने बारे में बात करें, क्रिकेट छोड़ दें फिर उसके बाद, जो होगा देखी जाएगी। मतलब अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत थी स्विच मुझको। ऑफ। या अगर आप फुल टाइम क्रिकेट के स्ट्रेस में रहेंगे तो फिर आपको वो प्रेशर आएगा आपके दिमाग के अंदर, आपके बॉडी के अंदर। तो अजीम वाज गिविंग आई थिंक गुड एडवाइस देयर कि आपको वो चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि जब आप श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे ऑन टूर, आप स्विच ऑफ नहीं कर रहे थे। मैं वही एग्ज़ैक्टली ये बात थी कि मैं उसी चीज़ को लाइक सोचे जा रहा था बार-बार कि यार कल सुबह हो क्या क्या होगा? परसों सुबह क्या होगा? अभी आगे 10 दिन बाकी हैं टूर के, अब क्या करूँगा? कैसे गुज़रेंगे? ये वो। तो मतलब अज़ीम ने ये छोटी-सी मुझे एक टिप दी, उसके बाद उसने मुझे और चीज़ें समझाई। उसने कहा कि फिर उसने मुझे कुछ आई थिंक यूट्यूब की भी 1-2 चीज़ें ऐसी भेजी कि ये थोड़ा-सा सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर जब मैंने वो चीज़ें सुननी शुरू की, तो वो पता चला कि येस, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। मुझे लग रहा था शायद मेरे साथ जादू हो गया है या मुझे किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं था, ये सारा एक माइंड गेम था, एक सारा मतलब मेंटल इफ़ेक्ट हुआ था, मेरा मेंटली मैं इफ़ेक्ट हुआ हुआ था, जिसकी वज़ह से सारी चीज़ें शुरू हुईं। लेकिन कासिम भाई वो टाइम बहुत हॉरिबल गुज़रा मेरा। मतलब मैं था ही नहीं उस टाइम पे। मैं घर में भी किसी से सही से बात नहीं करना, बिल्कुल साइड पे हो जाना, किसी बंदे से क्रिकेट की बात करने से मुझे नफ़रत। मैंने 2 साल क्रिकेट ही नहीं देखी, जो सच्ची बात बताऊँ। स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट तो देखता ही नहीं था, ना डोमेस्टिक, ना पीएसएल, ना कुछ, ना कुछ। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। क्योंकि मैं जब देखता था तो मुझे अपना भी डेफ़िनेटली याद आता था कि यार मैं नहीं खेल सका, ये खेल गए वो। लेकिन फिर मैंने उस चीज़ से बिल्कुल ब्रेक ले लिया। ये भी चीज़ मुझे अज़ीम ने कही थी कि देखना ही छोड़ दें। जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है ना उसको देखना ही छोड़ दो आप। आप जस्ट अपने आप को फ़ोकस करो, अपनी फैमिली देखो। अब आपकी शादी भी हो चुकी है, सब कुछ है। अब आप अपनी फैमिली को फ़ोकस करें। जस्ट लीव इट। जो होना होगा, होगा। अपने आप को पॉज़िटिव रखें। लेकिन ये चीज़ें फिर मैंने कुछ बुक्स खुद से फाइंड आउट की, पढ़ना शुरू की।
चीज़ें देखना शुरू की कि वाक़ई में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मतलब अगर देखा जाए तो रियलिटी में कुछ नहीं है, सारा इट्स ऑल इन योर माइंड। सारा आपके दिमाग में घूम रहा होता है कि आप किस तरह सोच रहे हो, आप कैसी अज़म्पशन्स रख रहे हो, आप किस तरह से चीज़ों को अज़्यूम कर रहे हो और ये बहुत एक मैं कहता हूँ जैसे कुरान में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कासिम भाई कि जैसा आप गुमान रखते हो वैसा आपके साथ होता है। तो मेरे हिसाब से मैं वहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने अपने एक इमैच्योरिटी को मैं अपनी ब्लेम करूँगा, एक अपनी अवेयरनेस ना होने को ब्लेम करूँगा कि मौके लाइफ में मिलते हैं इंसान को, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है कि आप मेंटली तौर पे स्टेबल हो। ठीक है शाहज़ेब, लेकिन आपको सेफ भी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। अगर आप एक अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, आप अपने टीममेट्स के साथ हो, आपके पास कोचेस भी है, मैनेजर्स भी है, यू शुड फील सेफ अराउंड दोज पीपल। एग्जैक्टली तभी तो आप अच्छा खेलते हो या तभी तो आप खुल के परफॉर्म करते हो या आप इंजॉय करते हो अपनी गेम को। अगर अपने एनवायरनमेंट से सेफ फील नहीं करोगे, आप हर टाइम थ्रेटनिंग उसमें रहोगे, तो आप कैसे खुल के आ सकते हो? मतलब मुझे याद है कि मेरा कुछ टाइम ऐसा भी गुजरा है, मैं खुल के हंस नहीं सकता था ड्रेसिंग रूम के अंदर या खुल के मैं मजाक नहीं कर आप सकता डर था। रहे थे कि अगर मैं कुछ कह करूंगा दूँ, मेरे ऊपर पड़ जाएँगे, या दे विल टीज़ मी, दे विल पुट मी डाउन। तो बेसिकली आप टेंशन में थे पूरा टाइम। बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत और फिर ज्यादा आप खेलेंगे नर्वसनेस थी। कैसे? खेल देखिए ना परफॉर्मेंस कैसे करेंगे आप? आफ्टर 2015 16 का मैच तो मैंने कहा ना जैसे एक शाहिद भाई और वो अहमद शहजाद ने वहाँ पे क्योंकि एक मैच स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैंने अहमद मेरे रूम में आया बैठा मेरे साथ, तो मैंने कहा यार यूं यूं मसला है, कप्तान को थोड़ा संभालना है। कह रहा तू टेंशन है, तू बॉल कर, मैं देख लूंगा इसको। अहमद ने लिटरली ऐसे ही बोला, इसको इसको मैं देख लूंगा, तुझे बॉल कर सिर्फ जाके। तो 5वीं विकेट से पहले एक सीन हुआ, शेन डॉरिच वाज बैटिंग देयर और मुझे कप्तान साहब कहते हैं लेग स्पिन करनी है, अहमद वाज स्टैंडिंग एट मिड ऑफ। अहमद कहता है इधर आ, मैं रन अप पे जाना, कहता है इधर आ। क्या बोला है? मैंने कहता है लेग स्पिन करनी। क्या है? कोई जरूरत नहीं, जो दिल चाह रहा है वो कर, छोड़ दे इसको। फिर मैं बॉलिंग रन अप पे गया, वहां से कप्तान ने बुलाया इधर आओ। उसको क्या बताया तुमने जाकर? ये हो रहा था साइड मैच में मेरे साथ ना, एक कुछ बोल रहा है कुछ। खैर अहमद ने फिर मुझे इशारा किया भाई जो समझ में आए वो करो। तो वेरी नेक्स्ट बॉल मैंने फ्लिपर किया, उसके पैड पे लगी लेग बिफोर, वो 5वीं मेरी विकेट मुझे मिली। एंड आई वाज लाइक तो मुझे ये एक होता है ना कि आपको फ्री हैंड मिलना फील्ड के अंदर, ये देखें फिर वही बात है कि अब वो मेरा दोस्त था तो उसने मुझे यहाँ सपोर्ट किया, जो वो एक 5 आउट वाला जो एक एलिमेंट मेरे साथ लगा हुआ आज तक साइड मैच में, वो बिकॉज़ उसका कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स की दुआएँ भी थी, अपनी मेहनत भी थी, लेकिन अहमद शहज़ाद का वहाँ पे मुझे सपोर्ट बहुत मिला है जो वहाँ था फील्ड के अंदर। उसने नहीं आने दिया करीब किसी को मेरे। मैं जस्ट बॉल कर रहा था और वहाँ पे कोई मुझे नहीं छेड़ रहा था, शायद उसने अपने एंड से बात कर ली हो या वो खुद मेरे साथ पहले स्लिप पे खड़ा रहा, फिर मिड ऑफ पे मेरे साथ खड़ा हो गया आके। तो अहमद वाज़ देयर ऑल द टाइम। मैंने आई गेस 34-5 ओवर्स की उस इनिंग में। तो अहमद मेरे साथ जुड़ा रहा बिल्कुल और उसने बहुत बैक किया मुझे उस मैच में, जो बात है। और उसके बाद फिर वापस आया पीएसएल की ड्राफ्टिंग होनी थी आफ्टर 8 और 10 डेज़। तो जब वो पीएसएल में मेरा नाम नहीं आया, देखिए पाकिस्तान टीम में कॉल वैसे ही नहीं हुई, ठीक है? वहाँ मोहम्मद नवाज़ का डेब्यू हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन पीएसएल के लिए आई वाज़ वेरी होपफुल कि मेरा डेब्यू हो गया, पीएसएल खेल जाऊँगा तो मेरे लिए एक खुल जाएगा। मतलब वो समझ लें मेरी एक आखिरी जो इंसान में ताकत बचती है ना, मैंने वहाँ के लिए रखी हुई थी कि पीएसएल खेल लिया ना एक दफ़ा, बड़े प्लेटफ़ॉर्म में निकल गया, मैं निकल जाऊँगा इस चीज़ से। लेकिन जब पीएसएल में नाम नहीं आया ना, तो मैं बिल्कुल वहाँ पे बस होता है इंसान के टूट जाता है कि यार अब क्योंकि डेफ़िनेटली जो आपको सपोर्ट मिल रही थी वो भी नहीं बची पीछे, आपको बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, गेम है और डोमेस्टिक में जिसके पीछे बैक नहीं होती ना, देखें कासिम भाई, मैं इसीलिए कहता हूँ ये लड़के खुशकिस्मत हैं कि इनको एटलीस्ट मौके तो मिल रहे हैं। मैं तो मौके के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वो भाई अगर मैं खेलता भी था ना, तो मुझे बॉलिंग नहीं मिलती थी सही से, सिवाय उस 2 भी नहीं 1 कहूँगा जो तौसीफ भाई के साथ मैं खेला हूँ 14 का सीज़न। वहाँ मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा सीनियर लेवल पे लगा कि वाक़ई में बॉलर हूँ, कि जहाँ मुझे खुली बॉलिंग मिली है। अदरवाइज़ कभी ज़रूरत पड़ी तो करवा दी, कभी तो खड़े में, 100 ओवर फील्डिंग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। नेगेटिविटी बहुत था आपके करियर के अंदर, सुन के, आई एम थिंकिंग अबाउट मोमेंट्स इन माय करियर एज़ वेल, रिलेटिंग टू जो आप जो बातें कर रहे हैं। दुःख भी बहुत हो रहा है क्योंकि माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड क्रिकेटर थे, फैंटास्टिक लेग स्पिनर, जो आपने अचीव भी किया है कुछ स्मॉल, नॉट स्मॉल डील्स। एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 आउट करना, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में खेलना, यू परफॉर्म्ड एट द टॉप लेवल। और मोइन खान मेरे ख्याल से ही डिडंट वैसे कहा आपको कि आप आ जाए, आप खेलो, और उसने आपको पुश भी किया, तौसीफ भाई ने भी आपको पुश किया। ये लेजेंड्स है ऑफ द गेम।
उन लोगों ने देखा कुछ आपके अंदर बहुत कुछ देखा होगा. It's sad that it didn't lead to a big career which मेरे ख्याल से आपको होनी चाहिए थी. लेकिन शाहजेब, I think you're one of many in Pakistan cricket कि जिनके साथ ऐसी स्टोरीज है. बहुत सारे ऐसे गए हैं, मैं तो नाम लेता हूँ अक्सर, जैसे हमारे फरहान आदिल थे, पुराने प्लेयर थे, कराची के बैट्समैन थे, ज़बरदस्त बैट्समैन थे। वो भी बेचारे, अब सुनने में यही आता है कि मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और वो नॉर्मल नहीं है अब, उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, ये सुनने में आता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। एक ऐसे ही बहुत बड़े परफॉर्मर थे आसिफ जाकिर, स्टाइलिश प्लेयर, खेला हूँ उसके खिलाफ, खेले वेरी ना, गुड प्लेयर. बहुत खूबसूरत खेलते थे, टेक्निकली साउंड थे, क्लास बैट्समैन। अगर हम लॉन्ग फॉर्मेट की बात करें, वो प्लेयर मैंने देखा ज़ाया होते हुए। सईद बिन नासिर जो अभी कराची की टीम की कोचिंग भी कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था। मतलब ये 10-10 हज़ार रन वाले प्लेयर थे सारे। मतलब सीजन में इनके लिए 1000 रन बनाना मसला नहीं था जो मैं देखता था। और उस वक्त की क्रिकेट भी मुश्किल थी, जब सामने से फास्ट बॉलर्स आपके सारे बड़े नाम होते थे, टेस्ट फास्ट बॉलर्स आते थे उस वक्त, फजले अकबर और इस तरह के बड़े नाम सामने खेलते थे। इनके आगे रन्स बनाना आसान बात नहीं थी, और ये लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे सारे के सारे, लेकिन नहीं खेल सके। बात वही देखें, खेलने वाला जो है ना एवरेज परफॉर्मेंस में भी खेल जाता है। बात वही है कि एक पुश की ज़रूरत होती है आपको, और जिसमें पोटेंशियल होता है फिर उसको जब वो पुश मिल जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे मोइन भाई की सपोर्ट से पहले पहले मैं बिल्कुल अपने आप को, मुझे खेला में सब कुछ था, लेकिन माइंड मेरा, जब मेरी एक जो फीलिंग थी अपने लिए वो यही थी कि जैसे बाकी सब है वैसा ही हूँ मैं भी, उतना ही मैं अभी टैलेंटेड हूँ, इक्वल टैलेंटेड हूँ, ज़्यादा मुझ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन जब वो 2 साल मुझे खुल के क्रिकेट मिली ना, फिर मुझे अपनी एक्चुअल एबिलिटी का पता चला कि यार मुझे अल्लाह पाक जो ने किस, होनी चाहिए था आपके जो साथ. होना शुरू से चाहिए हाँ था। जी. मेरा यही कंसर्न है, 19 से अगर मुझे इस तरह से रखा जाता, इतनी क्रिकेट खुल के खिलाई जाती, तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद मैं, मेरा डेब्यू तो फौरन, मतलब 2011-12 में हो जाता डेब्यू मेरा, जो मेरे अंदर एक एबिलिटी अल्लाह पाक ने दी थी। लेकिन मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि देखें जब आप खुद पॉलिटिकल माइंड के नहीं होते हो ना, तो आप हर किसी को अच्छा ही समझते हो। तो ये भी मेरा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मैं जैसा, एक मेरी भी अपनी एक फीलिंग थी सबके लिए, सारे मेरे साथ अच्छे हैं, तो मैं भी सबको अच्छा ही समझता था। अब मुझे नहीं पता बैक एंड पे क्या चल रहा है, किस तरह से कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, किस तरह से आपके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। ये सब फिर अब जब करियर ख़त्म हुआ है, बहुत सारी बातें मुझे अब पता चल रही हैं, उनसे पता चल रही हैं जो उन लोगों के, जिनको मैं अपने फादर फिगर की तरह समझता था, उन लोगों के साथ बैठने वालों ने मुझे बताया। तो मैं इस वक़्त जो है ना, देखें, नाम लेना मेरे लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन बात वही है कि दिल में बहुत मेरे, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेके, कि मैंने बाप की तरह समझा, बाप का दर्जा दिया था आप लोगों को भाई, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अगर मैं कहता हूँ देखिए, किसी के साथ दुश्मनी करनी है तो खुल के करो फिर। ये बुज़दिलों की तरह नहीं करो कि सामने कुछ दिखा टू रहे हो, फेस्ड. पीछे टू फेस्ड हो गया है। तो वो चीज़ मैंने बहुत देखी है कि मतलब सामने तो वो क्या बॉलर है, वाह वाह, इससे अच्छा कोई बॉलर नहीं, पीछे जाके जी काम लग रहे हैं कि जी तैयार नहीं है अभी, अभी तो बहुत टाइम है इसको खेलने में, ये है वो, इस तरह की बातें, ये क्या है भाई? जिसमें मुझे आज भी याद है कि एक दफ़ा मोइन भाई ने कहा था, और कितना टाइम चाहिए भाई? तैयार तो है, और कैसे खिलाओगे? और कब खिलाना है? मतलब वो बंदा जिससे मेरा सिर्फ़ 3 साल का इंटरेक्शन रहा है, वो बंदा मेरे लिए ऐसे लड़ रहा है जैसे बचपन से मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मोइन भाई ने जो आपके लिए लड़ा है, when he moved aside, the other people then they said, अच्छा अब हम आपको सीधा कर देंगे. ये सेम एग्ज़ैक्टली यही हुआ है कि उस वक़्त भी लोग रोकना चाह रहे थे, बट दे वर हेल्पलेस। मोइन भाई ने किसी को करीब नहीं आने दिया। जब कभी कोई मुझे गलत मैच बिठाया जाता था, तो वो फ़ौरन से कहते थे कि भाई क्यों बिठाया जब परफ़ॉर्म कर रहा है आप? परफ़ॉर्मेंस के बाद तो नहीं बैठना बनता। और जब वो साइड पे हुए ना, तो जो लोग बैठे हुए थे ना भर के, पूरे तरीके से कि हाँ, मौका कभी तो मिलेगा। बस उनको मौका मिला। और किसी को देखें, मुझे आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आज़म की बात करते हैं। मैं बाबर आज़म को स्पॉइल करना है ना, मुझे तरीका पता है कैसे करना है स्पॉइल। मैं उसको 10 मैचेस में स्पॉइल कर सकता हूँ। वो बाबर आज़म, अभी जैसा आपने थोड़ा-सा देखा उसको, कि जैसे लोगों ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, पावर हिटिंग पे लगा दिया, उसकी नेचर से हटा दिया उसको क्रिटिसाइज़ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। ऐसे किसी भी बड़े प्लेयर को ख़त्म करना ना, क्योंकि आपने उसकी स्किल ख़त्म नहीं करनी, आपने उसको माइंड से ख़त्म करना होता है। वो चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई कि ये सिर्फ़ इन सालों में नहीं हुई, ये बचपन से चलती आ रही ये थी। बचपन से चल रहा था. लेकिन ये एक स्लो पॉइज़न की तरह काम स्लो किया मेरे लिए इस पॉइजन चीज़ तरह ने। काम किया. Shazib, career is, at the top level, finished हो गया था. You've been through so much. लाइफ में आगे कैसे गए हो आप? बस ये जब चीज़ें समझ में आई कासिम भाई, जब फिर पॉज़िटिव, मैंने सिर्फ़ अपनी सोच को बदलना शुरू किया आहिस्ता-आहिस्ता। मैंने ये नहीं सोचना शुरू कर दिया कि मैं पाकिस्तान खेल के ही सक्सेसफुल होऊँगा।
मैंने उसके बाद ये सोच हटा दी, बस मैंने ये सोचना शुरू किया कि यार मैंने कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करना है स्टिल। आई स्टिल बिलीव कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, जिसमें मेरे हिसाब से बहुत से मुझे ऐसे जूनियर लेवल पे बच्चे मिले हैं, जिनको यही इश्यूज़ हैं, लेकिन वो किसी से डिस्क्लोज़ ही नहीं कर सकते थे। जब मैंने जैसे अज़ीम ने मुझसे बात की तो मैं खुला, ऐसे वो आके मुझसे जब बात करते हैं तो मैं फिर उनसे खुल के तो बात आप एक करता हूँ। यू सीन ऑल द बैड स्टफ और अब आप जाते हो कि आप अच्छी तरीके से जिनके साथ ऐसे मेंटल प्रेशर्स चल रहे हैं, द प्रेशर्स ऑफ क्रिकेट, आप उनको हेल्प करो। बिल्कुल है, क्योंकि कासिम भाई जैसे मैंने आपको बताया वो जो टाइम था ना वो बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए। मतलब मेरी मैंने जितना कुछ अच्छा किया हुआ था सब भूल गया था उस ड्यूरेशन में। मैं अपने आप की बॉलिंग भूल चुका था। इवन मुझे याद एंजॉयमेंट है भी चले गया था सब आपका, खत्म जो हो गया प्यार था था। आपका क्रिकेट के साथ। तो वो सारा कुछ क्योंकि मुझे एक सफिकेशन फील होने लग गई थी फील्ड में जाके। जैसे मैंने बताया लेटर ऑन मेरा एक फर्स्ट क्लास मैच में नाम आया। 2019 की बात है, जब नया सिस्टम आया था पूरा। एक मुझे मैच में बुलाया गया ना, तो मुझे इतना खौफ हुआ मैच खेलने का कि मुझे बुखार हो गया उस खौफ से। लिटरली आई वाज बर्निंग। और मैंने जो मेरे सीनियर्स थे करीबी, मैंने उनको बताया भाई मेरे साथ ये इश्यूज चल रहे हैं। अब मैं कोच को नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी के पार्ट हो। तो उस पे उन्होंने उस वक्त तो ओके कर दिया था, उस वक्त तो उन्होंने वो कर दिया था, लेकिन मुझे कभी कोई इस तरह की देखिए ये जेन्युइन मसला था, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा था। ये मेरा एक जेन्युइन इशू था। अगर कोई चाहता क्या मुझे हेल्प नहीं कर सकता था इस काम में या इस चीज़ के अंदर। लेकिन जब वो मेरे हिसाब से यही हुआ ना कि उनके लिए तो रास्ता आसान हो गया, जो चाह रहे थे वो ऑटोमेटिकली हो गई चीज़, कि मैं खुद ही खेलने से पीछे हटने लगा आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरा क्रिकेट से, क्योंकि वो डर था जो मुझे रोक रहा था, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ डर था। और वो डर इस इंटेंसिटी पे चला गया था कि मुझे बुखार तक आने लग गया मैच से पहले सोच के। ये 2 से 3 मोमेंट्स पे ऐसा हुआ है। एक मैच तो इनफैक्ट मैंने ऐसे खेला है कि मैं सुबह भी पैनाडोल, तो दोपहर भी पैनाडोल, तो रात भी पैनाडोल। बॉलिंग का तो सोच ही नहीं रहा था ना, बस ये था दिन गुज़ारना किसी तरह जाके। मतलब मैं मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा नीचे चला गया था कि समझ ही नहीं आता था कि यार कैसे कुछ करूँगा। अच्छी बॉलिंग या अच्छा करना तो बाद में आता है, वो तब होता है जब आप यहाँ से स्टेबल होते हो। जब आपकी यही चीज़ नॉर्मल नहीं है, आप रात में सो नहीं पा रहे हो, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, बस आप गुज़ार रहे हो, टाइम गुज़ार रहे हो, किसी तरह टाइम गुज़रे, गुज़रे, गुज़रे। और बस मैंने इन बिटवीन जब क्रिकेट आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हुई, जब मैं वो मैच नहीं खेला तो स्पेशली वो जो फुल स्टॉप लगा क्रिकेट में मेरा उस मैच के बाद लग गया था, जब मैंने मैच का मना किया कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो उसके बाद मुझे बुलाना मतलब उन्होंने बेहतर नहीं समझा, फिर उसके बाद मुझे किसी रादर मैच में नहीं देन बुलाया गया। कम आपको सपोर्ट करे, आपके साथ बैठे, थोड़ा सा समझ आ जाए व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, नन ऑफ दैट। बस जो आपने बात ये किया, ये पाकिस्तान में ये मेंटालिटी है शाहजेब, समथिंग रॉन्ग विद हिम, ये खेल नहीं ये सकता। हुआ। मुझे ये भी एक कॉम्प्लीमेंट मिला था कि आपने अपने करियर में इतनी याशिया कर ली कि आप दिमाग से फारिग हो गए हो। ये भी सुनने को मिला मुझे जब मैंने किसी से डिस्कस की ये चीज़ कि यार मुझे ये मसले आ रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा याशियाँ कर ली तो इस वजह से ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ ना। तो मतलब आप वैसे ही मेंटली डाउन हो, आपका करियर डिक्लाइन की तरफ जा रहा हो, आपको पता हो कि मैं कहाँ था और कहाँ चला गया हूँ। उसके बाद मैं कहीं जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोच कह रहा है अपनी हालत देखो, क्या थे तुम एक टाइम पे, कहाँ चले गए हो, अपनी बॉलिंग की हालत देखो। कोई ये नहीं समझता था या कोई ये जानने की कोशिश ही नहीं करता था कि यार ऐसा हो क्यों गया इसके साथ। किसी ने कभी मैंने नहीं देखा मेरे बुरे टाइम में किसी ने कोशिश की हो कि यार इस तरह एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया इसमें। स्किल का तो मसला ही नहीं था। और कोई कह रहा है जी तुम्हें मुश्ताक अहमद ने खराब कर दिया, कोई कह रहा है उसने खराब कर दिया, कोई कह रहा है तुम वहाँ कैंप में गए पाकिस्तान के, तो भाई कैंप्स तो मैंने कितने किए हैं बचपन से। मैं तो टाइम के साथ अच्छा ही होता गया हूँ, बुरा तो कहीं भी नहीं हुआ। तो अचानक से एकदम से ये 1 डेढ़ साल में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया बॉलिंग में या मेरी बॉडी लैंग्वेज में, उसको किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। और शायद जिनको पता था, वो चाहते ही नहीं थे कि ये चीज़ वो डिस्क्लोज़ आपको हो। जाते नहीं थे, आपको सपोर्ट करे, वो शायद दे वर पार्ट ऑफ द रीजन इट वाज हैपनिंग। अच्छा शाहजेब, वेरी सैड यार, वेरी वेरी सैड, आपकी बातें सुन के मुझे दुख बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि हमने पहले हाफ ऑफ द पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें की है, आपकी स्टोरियाँ सुन के, आपके पापा की स्टोरियाँ सुन के, जो हमने स्टार्ट किया था इस पॉडकास्ट में, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपने अचीव भी बहुत किया पिच के ऊपर। और लेकिन वहाँ से जो ये स्टोरी गया, इट्स रियली हार्ड टू लिसन टू। और बस मैं ये इस पॉडकास्ट से ये चाहता हूँ कि ये एक मैसेज जाए, किसी के पास जाए, कि जिन जिन लोगों कोचेस, who are coaches now in the system, especially coaches, उनको सोचने चाहिए कि जो प्रेशर्स है
elite level sport में खेलना, being away from family for long periods of time, it is बहुत बड़ा प्रेशर है। और बैठ के बातें करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत भी देनी चाहिए। किसी का अगर बैड परफॉर्मेंस हो रहा है, उनको जाके बात करो, उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड इनके साथ हो रहा है क्या। मेरे ख्याल से जो आपके साथ हुआ है, आप अकेला अपने कमरे में बैठे थे एंड यू वर सफरिंग, एंड जैसे आपने कहा था स्लो पॉइजन चल रहा था, और वो बस और भी बुरा और भी बुरा, और इंस्टेड ऑफ दीज कोचेस लिफ्टिंग यू, वो आपको फिर कह रहे थे कि आप ख़त्म ही हो गए, पता नहीं आपके साथ क्या हुआ, जो अभी आप बात कर रहे थे। बहुत वेरी सैड। शाहजेब, इफ़ यू वर टू गिव अ मैसेज टू कोई यंगस्टर जो अब सिस्टम में आ रहा है और उनके साथ भी ऐसे तकलीफ और चैलेंजेस आ रहे हैं, और ही फील्स लाइक ही इज नॉट गेटिंग सपोर्टेड, मे बी इट्स अ गर्ल, मे बी इट्स अ गर्ल इन द सिस्टम, मे बी इट्स अ बॉय, आप क्या कहेंगे उसको? मेरा एक यही मैसेज है कि देखें, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, जो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें। और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल एक बात इन जनरल बात करूँगा कि लाइफ में जितनी अब रेस चल रही है ना, मतलब हर हर फील्ड में आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने माइंड को समझना ज़रूरी है कि माइंड काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई कि अगर आपका दिमाग मजबूत है ना, तो आप कहते हैं ना कि अनअचीवेबल भी अचीव कर जाते हो। जो आपके माइंड में बहुत पहले अनअचीवेबल चीज़ है, वो भी आप अचीव करने लगते हो, जस्ट बिकॉज आपका माइंड उसको अचीव कर लेता है या आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। और बाकी यंगस्टर्स के लिए मैं ये एडवाइस करूंगा, भाई जिस किसी को भी देखें, मैं जो मेरे साथ हुआ या जो मेरे मतलब करियर में चीज़ें मैंने फेस की, उसमें यही है कि भाई अगर कोई किसी भी प्लेयर को, जो जूनियर प्लेयर है, वुमेन में या फिर मेंस में, जिसमें भी हो, अंडर 19 अंडर 17, अगर किसी को कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, मैं कोचिंग भी करता हूँ, बहुत से लोगों को पता है अब। और अगर इससे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड किसी को भी हेल्प चाहिए, जिसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। मैं बिल्कुल, मुझे वो रीच आउट करें मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या जो मुझसे डायरेक्टली ग्राउंड में इंटरेक्ट करते हैं वो आके मुझसे बात करें। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हेल्प करूँ, बिकॉज जो पेन या जो सफरिंग मैंने देखी है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी आने वाला प्लेयर या जनरेशन आने वाली वो चीज़ को फील करे या फिर उस चीज़ के साथ आगे जाए। और मैं मतलब मैं हेल्प करना चाहता हूँ इस चीज़ को स्पेशली लेके, बिकॉज ये बहुत एक डार्क साइड है एक प्लेयर के लिए या एक इंसान के लिए। मतलब बंदा इसमें अपना आप खो देता है, जो मैंने जिस लेवल पे मैंने जाके इस चीज़ को फील किया है, फेस किया है। और दूसरी एक और मैं जो कासिम मैसेज है, बहुत सारे लोगों ने, लास्ट टाइम मेरा एक इंटरव्यू था उसके बाद कहा था जी सिंपैथी गेन कर रहा है। तो जी मुझे कोई शौक नहीं सिंपैथी गेन करने का। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने आप पे, अपने रब पे बहुत बिलीव है, मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने जब देना होगा तो देगा। अल्लाह पाक ने शायद जो ये मेरे साथ सब किया मुझे सिखाने के लिए ही किया, क्योंकि मैंने देखा है इस फील्ड में, मैंने तो अपने जैसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने कभी किसी को हेल्प करने की कोशिश की हो आज तक, एक्सेप्ट फॉर फ्यू। और वो पाकिस्तानी है भी नहीं, वो बाहर के ही होते हैं बेचारे, वैसे ही आते हैं फॉर शॉर्ट टाइम और वो करके चले जाते हैं अपना काम। तो मैं कोई सिंपैथी गेन करने के लिए, ना ही मुझे किसी से कंप्लेंट्स हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं खेल सका। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि अल्लाह पाक ने मुझे क्या टैलेंट दिया था, और मुझे किसी को जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लीज़, जो लोग कहते हैं ना कि मैं सिंपैथी गेनर हूँ और मैंने सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों की जो है मैं इस तरह की बातें करता हूँ, जी मुझे कोई शौक नहीं है, ना सिंपैथियाँ गेन करनी है मुझे, ना ही मुझे किसी से कोई तकलीफ़ है या मसले हैं। आप लोगों ने जो किया वो आप लोगों ने किया। अल्लाह पाक हर चीज़ को सामने ले आता है। टाइमली हर चीज़ सामने आती है, वो लोगों ने देख भी लिया। जिन्होंने बुरे किए हैं, आज वो कहाँ हैं कि आज वो ग्राउंड की शक्ल तक नहीं देख सकते हैं आके। जो लोग एक टाइम पे बहुत पावर में थे, उन्होंने बड़े लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, आज वो कहाँ हैं? वो समझ जाएँगे लोग जो देखेंगे इस चीज़ को, कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। और आगे जिन्होंने किया है ना, वो भी सफ़र करेंगे। जस्ट वेट फॉर योर टाइम। मतलब आप किसी के साथ बुरा करके, नाजायज़ करके ना, खुद कभी भी स्टेबल नहीं रहते हो, ये याद रखना। मैं बदुआ नहीं दे रहा, लेकिन एक कर्मा की बात कर रहा हूँ, कर्मा है। ये होगा, नहीं, ये बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, विल कम फुल सर्कल इवेंचुअली, इट विल कम फुल सर्कल। और मैसेज टू दोज़ पीपल कि अगर उन लोगों ने ऐसे किया है और आपको ऐसे ट्रीट किया है, कि आगे ना जाके ऐसे करो। सोचो, याद करो कि किसी के साथ आपने ये जो किया है, किसी के बच्चे थे, किसी का बहन-भाई था, और दे वर सफरिंग टू दैट लेवल। शाहज़ेब, मैं इतना तक भी जानता हूँ, आप भी जानते होगे, आई डोंट फील कंफर्टेबल टू से द नेम, बट देयर इज़ अ यंग क्रिकेटर हू टुक हिज लाइफ व्हेन ही वाज़ नॉट सिलेक्टेड, और इन द पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम। और मैं उसका फादर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगेन, मैं उसका नाम नहीं लेने जाता, वो इट्स नॉट नॉट राइट फॉर मी टू स्पीक ऑन दिस, लेकिन
इतना तक पाकिस्तान सिस्टम के अंदर एक बच्चा ने अपना लाइफ को ले लिया, और आप भी इतना करीब आ गए थे, शायद आपकी माँ के दुआएं की वजह से, अपनी माँ को फ़ोन करने की वजह से आप बच गए, अल्लाह ताला ने आपको बचा दिया। लेकिन there's a family out there who lost their son through the Pakistan cricket system. तो ये मजाक नहीं है, और बुलिंग कल्चर जो होता है ना, वो भी मजाक नहीं है। बुलिंग कल्चर जो है वो इंसान को तोड़ सकता है, और अ, सोचने चाहिए जब ये चीज़ें करते हो कि अगर वाकई किसी के साथ कुछ हो जाए, जैसे आपके साथ अगर कुछ हो जाता उस टाइम, फिर क्या हालत होना था उन लोगों का, कि वो पूरा लाइफ याद करना था कि हमने इसके साथ किया क्या। तो यू आर राइट टू से दिस मैसेज, और उन लोगों जो शायद ये मैसेज को सुन रहे हैं उनको भी सोचनी चाहिए कि आगे जाके बी बेटर और सपोर्ट करे लोगों को। ये हमें नहीं करनी चाहिए कि किसी को, और somebody स्ट्रगलिंग, वो कहते हैं ना, डोंट किक अ मैन व्हाइल ही इज डाउन। अगर कोई नीचे है तो उनको उठाओ, ये नहीं टाइम होता कि उनको और भी आप नीचे रखो, क्योंकि देन इट कैन लीड टू वेरी वेरी बैड सिचुएशंस। देखो शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी अपना सेकंड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में इमोशंस काफ़ी डीप हो गए, और आपको सुन के मुझे, यू नो, इट्स सैड टू लिसन टू, बट स्टोरीज लाइक योर्स आर इम्पोर्टेंट। ये जो अभी आपने एंड में बात किया था कि लोग आपको सिंपैथी, उनको कहने दो ये बात। जो यहाँ बैठ के ऐसे बात कर सकता ना, अपनी दिल के बातें ऐसे निकाल सकता, और आपको वो जो पेन, ट्रॉमा उस टाइम का था, और आप इसके बारे में बात कर सकते हो, वो एक ब्रेवरी होता है। वो एक बड़ा इंसान होता है जो ऐसी बात कर सकता है। तो मैं तो आपके साथ पूरा सपोर्ट आपके साथ है। हमारी भी अच्छी दोस्ती हो गई है। आप मेरे शो में मेरे साथ बैठते हो, और आप मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ करने लगे हो। मैं कहता हूँ कि आप कोचिंग वर्ल्ड में जाके आप बहुत अच्छे मेंटर हो सकते हैं फॉर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आउट देयर, क्योंकि आपके जो लाइफ एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है आपके पास, और आपने खेला भी बहुत, आपने अचीव भी बहुत कुछ किया। तो यू कैन पास ऑल ऑफ दैट ऑन। बट ये जस्ट इन जनरल ये एक मैसेज होनी चाहिए कि यू नो हमें सबको सपोर्ट करनी चाहिए, स्पेशली जब जो मैं बाबर आजम को देखता हूँ। बाबर आजम भी एक इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, और उसने पाकिस्तान का क्रिकेट को बहुत उठाया है। दुनिया में अगर आप बात करें क्रिकेट के दुनिया के अंदर, आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अभी बात करें, वो एक ही नाम आएगा, बाबर आजम। लेकिन मुझे कभी ऐसे लगता है कि यहाँ के जो मीडिया है, एक्स क्रिकेटर्स है, दे वांट टू ब्रेक बाबर आजम। जब तक वो पूरा टूट ना जाए, काम नहीं हुआ हमारा। तो ये गलत है, ये गलत है। सब सब प्लेयर का अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सपोर्ट करनी चाहिए बाबर आजम को। दे शुड लिफ्ट हिम अप अगेन, और इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन शाहजेब, थैंक यू सो मच कासिम भाई। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। और हम फॉलो करेंगे आपके करियर को, और मैं आपके साथ हूँ, आपका एक भाई, बड़ा भाई तेरे साथ ही हूँ। कभी भी कोई तकलीफ हो, ऐसी कोई ऐसी चीज़ हो, यू हैव समबडी, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, और मैं आपको हमेशा टाइम दूंगा। एंड शाउट आउट टू अजीम रफ़ीक एज वेल। देखो अजीम रफ़ीक में गुड फ्रेंड ऑफ माइन है, और वी बीन थ्रू सम स्ट्रगल्स टुगेदर इन आवर लाइफ। और उसने भी, जब मैं बहुत नीचे था, उसने भी मुझे उठाया, सपोर्ट किया। तो गुड टू हियर कि आपका कनेक्शन उसके साथ हुआ था, और ये ऐसी तरह लोग ज़िंदगी में याद होते हैं। याद रहते हैं जो आपके बुरे टाइम में आपको सपोर्ट करते बिल्कुल, हैं, और साथ वो देते कम हैं। लोग होते हैं, बहुत लेकिन ऐसे होने नहीं चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए। दुनिया तो वी शुड चेंज लाइक द सोसाइटी, वी शुड ऑल बिकम मोर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। और मेरे ख्याल से एज़ मुस्लिम्स एज़ वेल, हमारे अंदर जेलसी और हेट्रेड और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट थैंक यू फॉर योर टाइम, and I wish you only the best in your future. And yes, hope you've enjoyed today's podcast, and I hope you're enjoying the season of the BTV podcast so far. Lots of other powerful stories still to come, and I will do my best to bring you powerful stories that hopefully inspire people out there to do something better with their life, or learn from what they're experiencing through other people's stories, how they can manage that and take their life forward. Thank you.